ठीक है। और पिट्यूटरी स्टॉक से पिट्यूटरी ग्लैंड हैंग की हुई रहती है, लटकी रहती है। और इस तरह से ये एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया, ये इसका एंटीरियर पार्ट है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है, तो इसे हम बोल रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इस तरह से हमने दो पार्ट बताए थे पिट्यूटरी ग्लैंड के, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है ना। कुछ पार्ट एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करती है, कुछ हार्मोन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी करती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमने दो हार्मोन देखे थे, कौन कौन से थे? वो एडीएच था और ऑक्सीटोसिन था। दो हार्मोन हमने यहाँ से देखे। एंटीरियर पिट्यूटरी से बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ हार्मोन देखे, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हुआ, टीएसएच हुआ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच हुआ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है ना, एसीटीएच एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। इसका पूरा नाम है ग्रोथ हार्मोन। सबके हमें पूरे नाम भी पता होना चाहिए। ये हमारा ग्रोथ हार्मोन, ये हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग, थायराइड को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है ना। हाँ, ऑक्सीटॉक्सी का इंजेक्शन भी आता है ना सर? आता है, बताते हैं, अभी बताते हैं। एफएसएच का मतलब हुआ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच का मतलब हुआ ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और एसीटीएच का मतलब हुआ एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। तो इस तरह से ये हार्मोन्स हैं पूरे एंटीरियर पिट्यूटरी के, और दो हार्मोन्स निकाल दिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना। याद रखना है, हमने कल भी बताया था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को जो है सिक्रीट करती है, बनते नहीं है। बनते कहां पर है ये? 1 मिनट। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट तो हो रहा है, सिक्रीट होते हैं, बट बनते कहाँ है? बनते ये हाइपोथैलेमस में, है ना। मींस इसका सिंथेसिस, यदि सिंथेसिस पूछा जाए तो सिंथेसिस कहाँ होगा इसका? हाइपोथैलेमस में। और निकलते कहाँ से? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। लेकिन इनकी बात करें हम, ये जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं, ये सिंथेसिस भी यही होते हैं और यहीं से सिक्रीट होते हैं। अब एक एक हार्मोन्स को हम जल्दी से फंक्शंस देख लें कि किस हार्मोन्स का क्या फंक्शन है। बिल्कुल सिंपल, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन्स की। ग्रोथ हार्मोन्स का क्या फंक्शन है? नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, ग्रोथ हार्मोन्स मतलब ये क्या करेगा? ये बॉडी की ग्रोथ कराता है ना। अब बॉडी की ग्रोथ करा रहा है मतलब किस तरह से? हमारे टिश्यूज हैं, टिश्यूज में ग्रोथ होती है, हमारी सेल्स हैं, नई सेल्स बनती हैं पर डे, नए टिश्यूज बनते हैं, है ना। और क्या होता है, यदि कोई चोट लग जा रही है, ठीक है ना, तब वहां भी ग्रोथ हो रही है। जैसे बोन की यदि हम बात करें, बोन्स में भी ग्रोथ होती है। एक छोटा सा बच्चा ग्रोथ कर करके एक अपनी हाइट को पा लेता है ना। एक जो अप्रोक्सीमेट हाइट होती है 6 से 7 फीट, है ना। तो ये जो 6 से 7 फीट की हाइट हो जाती है, उसकी ग्रोथ हो रही है, हाथ पैर बढ़ रहा है, ओवरऑल पूरी बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है, ये पूरी की पूरी ग्रोथ करवा कौन रहा है? हमारा ग्रोथ हार्मोन, है ना। जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है, वो बच्चे का बर्थ से ही मतलब नहीं है, जब बच्चा इंट्रायूटेराइन लाइफ में है तब भी ग्रोथ हार्मोन जो है काम कर रहा होता है, क्योंकि इंट्रायूटेराइन लाइफ में भी बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है ना, 9th मंथ तक। फिर बच्चे का जन्म हो जाएगा, अब क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन तेजी से निकलना शुरू होते हैं और बच्चे की ग्रोथ को कराते हैं। साथ में और क्या करते हैं?
ये फैट का मेटाबॉलिज्म भी कराते हैं, फैट मेटाबॉलिज्म कराएंगे, है ना, फैट का मेटाबॉलिज्म कराते हैं। और क्या कराते हैं, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म भी कराते हैं। हम जो प्रोटीन ले रहे हैं, है ना, उसका मेटाबॉलिज्म कराना मतलब उसको तोड़ना। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है डाइजेस्ट करना, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना। तो फैट का मेटाबॉलिज्म कराते हैं, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कराते हैं। तो इस तरह से हमें ग्रोथ हार्मोन्स, बस आप इतना ध्यान रखना है, हमारे बॉडी की पूरी की पूरी ग्रोथ जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स के कंट्रोल में होती है। कभी कभी जो है ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग कुछ जरूरत से ज्यादा ही लंबे होते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ वो क्या कर रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन्स उनकी बॉडी में ज्यादा सिक्रेट हो गया, ठीक है ना। कुछ लोग बोने भी रह जाते हैं, आप लोग बोने लोग भी देखते हैं ना, ड्रॉफिज्म टाइप के जो लोग होते हैं। तो बोने लोगों में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन्स का जो है क्वांटिटी जितने अमाउंट में होनी चाहिए उतने अमाउंट में रहती नहीं है, वो सिक्रेट नहीं होता। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ग्रोथ हार्मोन्स को प्रॉपर्ली सिक्रेट नहीं करती, तो उनकी हाइट जो है वो कम रह जाती है। तो पूरा का पूरा ये जो फिनोमेना है, हमारे बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है ना, साथ में बॉडी की ग्रोथ के अलावा हमारा जो फैट मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो खेल है वो किसका है, ग्रोथ हार्मोन्स का है। तो ग्रोथ हार्मोन्स ओवरऑल देखा जाए तो हमारे बॉडी की ग्रोथ में सहायक होता है। देन ग्रोथ हार्मोन्स के बाद सेकंड हमारा हार्मोन है टीएसएच। टीएसएच का पूरा नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बस इसका इतना ही काम होता है टीएसएच का कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है। मींस एंटीरियर पिट्यूटरी से टीएसएच सिक्रीट होगा, या टीएसएच जाएगा कहां पर, स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करना मतलब अभी थायराइड ग्लैंड कोई हार्मोन्स नहीं निकाल रही है। मान लो ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है ना, एक शेप किस तरह से होती है, मान लो ये थायराइड ग्लैंड है और ये क्या निकालती है, T3 और T4 निकालती है। लेकिन ये अभी नहीं निकालेगी। कब तक नहीं निकालेगी ये, जब तक कि इसके ऊपर कौन सा हार्मोन ना आ जाए, टीएसएच ना आ जाए। मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी पहले टीएसएच निकालेगी। टीएसएच का सिर्फ इतना काम होता है कि ये थायराइड ग्लैंड जो हमें दिख रही है, इस थायराइड ग्लैंड को क्या कर देता है, ये स्टिमुलेट कर देता है। इसलिए इस हार्मोन्स का नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स मतलब थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला, ठीक है ना, एक स्टिमुलेशन दे देता है उसको, ठीक है ना। ये मतलब हम कह सकते हैं यदि ये सो रही है तो उसको जगा दिया इसने। क्यों जगा दिया, T3 और T4 को सिक्रीट करने की। बाकी फिर थायराइड ग्लैंड में हम T3 T4 का सिक्रेशन भी देखेंगे अभी, लेकिन हमें सिर्फ इतना देखना है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कर क्या रहा है, सिर्फ ये थायराइड ग्लैंड पर एक्ट कर रहा है ताकि थायराइड ग्लैंड T3 और T4 का सिक्रेशन प्रॉपर्ली करे। इस हार्मोन का हो गया हमारा T। अब बात करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। एफएसएच का क्या काम है, यहाँ भी हमें समझ में आ रहा है कि एफएसएच क्या करेगा, फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। जैसे टीएसएच इसको स्टिमुलेट कर रहा था, टीएसएच थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा था, थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम कर रहा था। ऐसा ही इसके नाम से भी समझ में आ रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल पर एक्ट करेगा। अब फॉलिकल यदि हम मेल और फीमेल में देखें, यदि मेल की बात करें तो मेल में फॉलिकल्स होते हैं टेस्टिस। मेल के अंदर कौन सा फॉलिकल होता है, टेस्टिस। टेस्टिस एक फॉलिकल के अंदर आता है। फीमेल में देखें तो फीमेल में क्या होता है, ओवरी होती है, ये भी फॉलिकल। तो मेल में जो है टेस्टिस पाया जाता है, फीमेल में जो है ओवरी पाई जाती है, और ये हमारे फॉलिकल्स होते हैं। तो ये एफएसएच क्या कह रहा है, ये टेस्टिस को स्टिमुलेट करेगा मेल में। यदि मेल है तो उसकी टेस्टिस को स्टिमुलेट कर देगा, और यदि फीमेल है तो उसकी ओवरी को स्टिमुलेट कर देगा, है ना। और याद रखना है कि एफएसएच हमेशा कब सिक्रेट होता है, एडल्ट होने के बाद। जैसे ही बच्चा एडल्ट हो जाएगा, है ना, एडल्ट से पहले जब तक बच्चा एडल्ट नहीं हुआ है ना, कोई यदि मेल है तो 15 या 16 साल का नहीं हुआ है, फीमेल है 12-13 साल की अभी नहीं हुई है, मतलब अभी एडल्ट की ओर नहीं है, तब तक ये एफएसएच निकलता नहीं है। एंटीरियर पिट्यूटरी को सब पता रहता है कि अभी बच्चा जो है वो एडल्ट हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे ही एडल्ट हो जाएगा कोई भी पर्सन, अब एंटीरियर पिट्यूटरी क्या निकालने लग जाएगी, एफएसएच निकालने लग जाएगी। और ये एफएसएच क्या करेगा, फिर टेस्टिस के ऊपर एक्ट करेगा, मतलब फॉलिकल्स पर एक्ट करेगा। और यहाँ पर यदि फीमेल है तो उसकी ओवरी पर एक्ट करेगा। क्यों एक्ट करेगा, क्योंकि एडल्ट हो गया है। अब ये क्या करेगा, ये टेस्टोस्टेरोन का भी तो सिक्रेशन करना है ना, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करना है।
और क्या बनना है, स्पर्म का भी बनना जरूरी, एडल्ट होने के बाद स्पर्म का बनना जरूरी है। और स्पर्म कब बनेगा, जब टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, स्पर्म को बनाता है। ठीक है ना। ऐसे ही यदि हम ओवरी में देखें तो ओवरी में किसका बनना जरूरी है, ओवा का बनना जरूरी है ना। अब ये ओवा का बनना कब जरूरी है, जब यदि वो एडल्ट हो गई है तो ओवा का सिक्रीशन जरूरी है, ओवा का बढ़ना जरूरी है। तो ये बनाती कौन है, ओवरी बनाती है। तो इसीलिए अब इसके ऊपर क्या आएगा, एफएसएच एक्ट करेगा, टेस्टिस पर भी क्या एक्ट करेगा, एफएसएच एक्ट करेगा। जैसे ही बच्चा आ जाता है एडल्ट की ओर, तब एफएसएच मेल में टेस्टिस पर एक्ट करता है, फीमेल में ओवरी पर एक्ट करता है। टेस्टिस क्या बनाने लगती है, स्पर्म बनाने लगती है, और ओवरी क्या बनाने लगता है, ओवा बनाने लगता है। और ये किस तरह से बनता है ये अपन आगे जानेंगे, जब अपन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब वहां पर हम स्पर्म किस तरह से बन रहा है वो भी देख लेंगे, ओवा किस तरह से बन रहा है वो भी हम रिप्रोडक्शन में देख लेंगे। ठीक है ना। अभी लेकिन हमें कितना समझना है कि एफएसएच का क्या काम होता है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करना। फॉलिकल मतलब टेस्टिस और ओवरी। ठीक है। अब बात करें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, एलएच। ये एलएच क्या कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का क्या काम हुए, यहाँ पर यदि हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स देखें तो ये मेल फीमेल ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल में ही होगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स मेल में भी सिक्रीट होता है, फीमेल में भी सिक्रीट होता है, दोनों में ही सिक्रीट होगा। ठीक है ना। फीमेल में ये ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ब्रेस्ट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है ना। यदि ब्रेस्ट डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है मतलब ब्रेस्ट को प्रॉपरली डेवलप कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन्स भी करता है ना, लेकिन साथ में ये जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ये भी करता है। और क्या करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ओवरी पर भी एक्ट करता है। अभी हम बात कर रहे हैं फीमेल की, है फीमेल में ब्रेस्ट पर एक्ट करेगा, ब्रेस्ट को प्रॉपरली डेवलपमेंट का काम कर रहा है, तो साथ में क्या कर रहा है ये ओवरी पर भी एक्ट कर रहा है, दोनों जगह इसका काम हो रहा होता है। ठीक है ना। ओवरी पर क्या एक्ट करेगा, ये ओवा के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है ना। रिप्रोडक्शन में हम बता देंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के बारे में, वो कि ओवा किस तरह से डेवलप होता है। ठीक है ना। तो ये ओवा के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, ओवरी में एक्ट करके, देन फीमेल में ब्रेस्ट पर जो है ब्रेस्ट पर एक्ट कर रहा है, जो कि डेवलप जो है प्रॉपर डेवलप हो सके। ठीक है ना। देन साथ में मेल की बात करते हैं तो मेल में भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट होगा, जरूरी नहीं है सिर्फ फीमेल में ही होता है, मेल में भी आपने देखे होंगे, है ना। भले ही डेवलप नहीं होते ब्रेस्ट, लेकिन होते तो है ना, निपल होती तो है ना मेल में भी, तो भले डेवलप नहीं है, अनडेवलप्ड होते हैं। ठीक है ना। तो ये किस कारण से है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के कारण है ना। यदि मेल में एक निपल दिख रही है यदि हमें, ठीक है ना, तो ये किस कारण से हो पा रहा है, ये हो रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के कारण। यदि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स सिक्रेट नहीं होता मेल में, ठीक है ना, तो क्या होता, पूरा जो चेस्ट रीजन है उनका पूरा फ्लैट रहता। फ्लैट मतलब वहां पे ना निपल का कोई डेवलपमेंट हमें दिखता, ना वहां पे कोई हमें ब्रेस्ट लाइक कोई स्ट्रक्चर दिखता। भले वो अनडेवलप रहते हैं, पूरे जो है प्रॉपरली डेवलप नहीं होते, लेकिन होते तो है ना मेल में भी। ठीक है ना। निपल जो है वो भी अनडेवलप रहती है, हाँ फीमेल में जो है प्रॉपरली डेवलप रहती है, बिकॉज ऑफ वहाँ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स अच्छी तरह से काम कर रहा होता है। मेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स थोड़ी सी मात्रा में निकल जाता है, प्रॉपरली नहीं निकलता, थोड़ी सी मात्रा में निकल जाता है, और यही कारण है कि मेल ब्रेस्ट जो है अनडेवलप्ड ब्रेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है ना, नॉन फंक्शनिंग। अब ये अनडेवलप क्यों है, बिकॉज ऑफ ग्लैंड की तरह काम करते हैं ना, कि फीडिंग के समय कि बेबी को फीड कराना है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करें एसीटीएच। अब एक हार्मोन हमारा और बचा है एंटीरियर पिट्यूटरी का, जिसका क्या नाम है एसीटीएच। ये एसीटीएच का क्या काम है, एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, एसीटीएच का फुल फॉर्म एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। तो एसीटीएच जो होता है, एसीटीएच ये एक्ट करता है एड्रीनल ग्लैंड पर। ये किस पर एक्ट करेगा, एड्रीनल ग्लैंड पर। एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है ना। किडनी के ऊपर भी एक ग्लैंड होती है, रीनल मतलब किडनी, एड मतलब उसके ऊपर, किडनी के ऊपर एक ट्रायंगुलर शाफ्ट जो है शेप की ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड को हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। तो एसीटीएच आता है और एड्रीनल ग्लैंड पर आके क्या कर देता है, एक्शन करता है, और एड्रीनल ग्लैंड फिर क्या निकालती है, एड्रीनल ग्लैंड फिर अपने हार्मोन्स निकालेगी। इसके हार्मोन्स का क्या नाम है,
ग्लूकेकॉर्टिकॉइड, ठीक है ना। और दूसरा हार्मोन कौन सा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, इनके बारे में हम बताएंगे आगे जब एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे। तो एड्रिनल ग्लैंड के दो हार्मोन्स होते हैं, ग्लूकेकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है ना। और ये ग्लूकेकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स निकलते कब हैं, जब एसीटीएच एड्रिनल ग्लैंड पर एक्ट करेगा, ठीक है ना। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड है, वो दूसरी ग्लैंड्स को क्या करती है, हार्मोन्स निकालने के लिए प्रेरित करती है, हार्मोन्स निकालने के लिए कहती है। तो यहाँ जितने भी हम देख रहे हैं सिर्फ ग्रोथ हार्मोन्स को छोड़ दें, तो जितने भी हम हार्मोन्स देख रहे हैं वो सब किसी न किसी ग्लैंड पर एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। सिर्फ ग्रोथ हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो किसी ग्लैंड पर एक्ट नहीं कर रहा है, ये ग्रोथ करा रहा है। बाकी के जितने भी हार्मोन्स है, टीएसएच, एफएसएच, एलएच या एसीटीएच, ये किसी ना किसी ग्लैंड पर एक्ट कर रहा है उसमें, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो रहा हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स। समझ में आपको आया होगा एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, एडीएच और ऑक्सीटोसिन के बारे में। बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों ही हार्मोन्स, इन दोनों की बात करते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। सबसे पहले हम देखें, है ना, हम बार बार बोल रहे हैं इनका सिंथेसिस कहाँ होता है, इनका सिंथेसिस होता है हाइपोथैलेमस में। स्टोरेज कहाँ होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। मतलब स्टोरेज नहीं कि हम कह सकते हैं सिक्रीशन, सिक्रीशन होता है कहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे एडीएच। एडीएच का पूरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका पूरा नाम क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब नाम से ही समझ में हमें आ रहा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब कहीं ना कहीं ये यूरिन से रिलेटेड हमें दिख रहा है, डायूरेटिक, ठीक है ना। यूरिन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बात हमें समझ में आ रही है। तो एक्चुअली ये करता क्या, देखिए बड़ा बहुत इंपोर्टेंट काम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन का, एडीएच का। ये करता है किडनी के ऊपर एक्ट, ठीक है ना। अभी हमने बताया एंटीरियर पिट्यूटरी हो या पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो, इसके हार्मोन्स किसी ना किसी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, किसी ना किसी ग्लैंड के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो एडीएच भी किसी के ऊपर काम करेगा, तो ये ऑर्गन पर काम करता है जाके। ये कहाँ जाता है, डायरेक्ट किडनी के पास जाएगा, किडनी के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है ना। तो किडनी के ऊपर क्या एक्ट करता है, ये किडनी से पानी का रीएब्जॉर्प्शन कराता है। रीएब्जॉर्प्शन कराता है मतलब देखो जो पानी वाला काम है, जो हमारा फ्लूइड का काम है, जो वाटर वाला काम है, वो किडनी कर रही होती है ना। वो डिपार्टमेंट किडनी के पास होता है क्योंकि यूरिन फॉर्म किडनी करती है। तो अब जो है एडीएच जाएगा किडनी के पास, एक्शन करेगा। तो किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, है ना, हम जो है एक्सक्रीशन पढ़ चुके हैं, तो ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल या आपने इस तरह से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा, है ना। इस तरह से हमने स्ट्रक्चर्स बताया था ना, नेफ्रॉन का आप लोगों को याद आ रहा होगा, एक कप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसे हम बोमन्स कैप्सूल कहते हैं, है ना। ये होता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये होता है पीसीटी, है ना, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ से जब क्या आता है, ब्लड आएगा, और ब्लड के अंदर क्या है, पानी, ब्लड के अंदर पानी भी है ना। तो जब यहाँ पर ब्लड आ जाता है तो यहाँ से पानी के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, मतलब पानी जो है पूरा का पूरा बॉडी के बाहर ना निकल जाए, उसको एब्जॉर्ब करवाता है। कौन सा हार्मोन्स, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। मींस हम जो भी पानी पी रहे हैं उस पानी की जरूरत हमारे बॉडी को भी है ना, कुछ समय के लिए तो है कम से कम। तो जो भी पानी हम पी रहे हैं वो पानी बॉडी के अंदर बना रहे, है ना। अगर मान लो ये हार्मोन्स नहीं होता, एडीएच नहीं होता, तो पता है क्या होता, अगर ये एडीएच नहीं होता, हम पानी पीते और तुरंत ही यूरिन के लिए हमें भागना पड़ता, ठीक है ना। तुरंत ही पूरा का पूरा पानी, जो भी हम पानी पी रहे होते, पूरा का पूरा पानी हमारा यूरिन से वॉश आउट हो जाता, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता। लेकिन ये पानी जो है ये एब्जॉर्ब हो जाता है,
तो ये एब्जॉर्ब करवाने का काम कौन कर रहा है? एडीएच कर रहा है, ताकि हमारे बॉडी में पानी की कमी ना हो पाए, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन की कंडीशन ना बन पाए। एडीएच का काम क्या है? ये पानी के एब्जॉर्प्शन को, रीएब्जॉर्प्शन को, कुछ समय के लिए पानी हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, है ना, वो बना रहे, तो उसको ये पूरा का पूरा प्रोसेस करवा रहा है एडीएच। तो एडीएच की यदि एब्सेंस हो जाती तो बार बार यूरिन आती, बार बार प्यास भी लगती। ऑब्वियस सी बात है, अब मान लो एडीएच नहीं हो रहा है तो पानी तो एब्जॉर्ब होता ही नहीं हमारे बॉडी से, है ना, किडनी पानी को एब्जॉर्ब करके रखती नहीं क्योंकि एडीएच कराता है। अब एडीएच है नहीं तो किडनी क्या करती? पूरा का पूरा पानी हमारा यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती। अब यूरिन के थ्रू पूरा का पूरा पानी बाहर निकल जाता, तब क्या हो जाता? पॉलीयूरिया हो जाता। पॉलीयूरिया मतलब बार बार यूरिन हमें आती, और ऑब्वियस सी बात है जब हमें बार बार यूरिन आती तो हमें प्यास भी ज्यादा लगती, तो हम बार बार पानी भी पीते, क्योंकि पानी तो हमारे बॉडी में बन ही नहीं पा रहा ना, मतलब वो स्टोर ही नहीं हो पा रहा है, जो भी पी रहे हैं वो तो बाहर निकल जा रहा है, तो बार बार प्यास भी लगती, ठीक है ना। तो दो सिम्टम हमें क्या दिखाई देते हैं यहाँ पर? पॉलीयूरिया दिखाई देता, एब्सेंस की बात कर रहे हैं, पॉलीयूरिया दिखाई देता। पॉलीयूरिया मतलब बार बार यूरिन जाना। दूसरा सिम्टम हमें क्या दिखाई देता? पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है बार बार प्यास लगना। पॉलीडिप्सिया मतलब बार बार प्यास लगना। क्यों लग रही है बार बार प्यास? समझ में आपको आ गया होगा, क्योंकि एडीएच नहीं है। और बार बार यूरिन भी क्यों आ रही है ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि एडीएच नहीं है। तो जब एडीएच का सिक्रेशन नहीं होता, एडीएच जब कम मात्रा में सिक्रेशन होता है, तब पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया देखने को मिलता है। और पॉलीयूरिया मतलब बार बार यूरिन आना, पॉलीडिप्सिया मतलब बार बार प्यास लगना। ये दो सिम्टम दिखाई देते हैं, और यही दो सिम्टम हमें किसमें दिखाई देते हैं? डायबिटीज में। डायबिटीज को जब हम देखते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस जिसको हम, है ना, सर बुखार के समय भी पॉलीडिप्सिया दिखाई देता है क्या? बुखार के समय भी पॉलीडिप्सिया होता है? हाँ हो सकता है, में भी हाँ हो सकता है ज्यादा प्यास लगना, बिल्कुल हो सकता है। देखिए अब ये जो दोनों सिम्टम है, ये दोनों सिम्टम हमें किस में दिखाई देते हैं? डायबिटिक मेलाइटस। डायबिटिक मेलाइटस मतलब जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम नॉर्मल बोलचाल में शुगर की बीमारी बोलते हैं। शुगर की बीमारी में दो फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, बल्कि तीन होते हैं: ज्यादा भूख, ज्यादा प्यास, ज्यादा यूरिन। पेशेंट डायबिटीज का जो पेशेंट होता है, डायबिटीज का पेशेंट बार बार यूरिन जाता है, बार बार यूरिन जाएगा तो उसको प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है, बार बार उसको प्यास भी लगेगी, और साथ में डायबिटीज के पेशेंट को भूख भी बहुत ज्यादा लगती है। मतलब उसमें तीन सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कौन कौन से? देखिए, ये हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं। पॉलीयूरिया मतलब उसको बार बार यूरिन की डिजायर होगी। दूसरा पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया मतलब प्यास लगना, उसको प्यास ज्यादा लगेगी। और तीसरा सिम्टम डायबिटीज में हमें दिखाई देता है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया मतलब भूख ज्यादा लगना। पॉलीफेजिया का मतलब होता है भूख ज्यादा लगना। अब देखिए, ये दो कॉमन सिम्टम हमें इसमें भी दिखाई दे रहा है। इसमें यदि एडीएच की कमी हो जाए, एडीएच की कमी हो जाती है, तब दो सिम्टम हमें पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, जो कि डायबिटीज में भी दिखाई देते हैं, वो हमें यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? यदि एडीएच की कमी हो जाए तब इस बीमारी को कहा जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस मतलब डायबिटीज वर्ड जुड़ा हुआ है, कंफ्यूज मत होना। डायबिटीज मेलाइटस अलग होता है। डायबिटिक मेलाइटस का मतलब होता है इंसुलिन की कमी। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, और उसमें हमें ये तीन फीचर्स दिखाई देते हैं। लेकिन यदि एडीएच का लेवल कम हो जाए हमारे बॉडी में, एडीएच की डिफिशियंसी हो जाए, है ना, ये जो हमारा हार्मोन है एडीएच, ये जो है सिक्रीट होना कम हो जाए, तब इस बीमारी को क्या बोलते हैं? एडीएच की डिफिशियंसी को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। ये इंसिपिडस है, और ये क्या था? मेलाइटस था। मेलाइटस है ग्लूकोज का लेवल बढ़ना, और इंसिपिडस है एडीएच का लेवल कम हो जाना। और डायबिटीज वर्ड दोनों में क्यों जुड़ा है? क्योंकि दो मेन फीचर्स पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया हमें दोनों में दिखाई देते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस में भी दिखाई दे रहे हैं, डायबिटीज मेलाइटस में भी दिखाई दे रहे हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है,
डायबिटिक इंसिपिडस अलग चीज होती है, डायबिटिक मेलाइटस अलग चीज होती है। हाँ जी बोले सर। बहुत दिनों बाद एक प्रश्न कर लूं आपसे। बोलिए बोलिए श्रीवास्तव जी। डॉक्टर धनराज सर ने हमको सोडियम पोटेशियम पढ़ाया था। क्या पढ़ाया है? अगर सोडियम पोटेशियम हम लोग पढ़ रहे थे, सोडियम पोटेशियम का डिसबैलेंस, उसके अंदर एएलडी करके एक शब्द आया था, एएलडी हार्मोन। फुल फॉर्म क्या है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। वो यहीं पे, हाँ वो यहीं पे काम कर रहे हैं ना सर। एल्डोस्टेरोन, देखिए एल्डोस्टेरोन जो है एक्चुअली वो यहीं पे काम कर रहा है, डिस्टर्बेंस कर रहा है। किसका? ऐसा माना है, एल्डोस्टेरोन यहीं पे डिस्टर्बेंस कर रहा है। हाँ नहीं, एल्डोस्टेरोन देखिए, एल्डोस्टेरोन की यदि हम बात करें, एल्डोस्टेरोन जब अपन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जब हार्मोन्स पढ़ेंगे ना, तो वहां हम बताएंगे एल्डोस्टेरोन के बारे में। हमने अभी देखा ना, कौन सा देखा था कि एसीटीएच जो होता है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ये एसीटीएच कहां पर? एड्रिनल ग्लैंड पर एक्ट कर रहा है, और एड्रिनल ग्लैंड क्या निकाल रही है फिर? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो वहां हम एल्डोस्टेरोन के बारे में बताएंगे, मिनरल्स का काम वहां है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में। और जो सोडियम पोटेशियम आप बता रहे हैं, ये मिनरल्स के अंदर आ जाते हैं, हमारे बॉडी के क्या है, ये मिनरल्स हैं श्रीवास्तव जी, है ना? ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। अब बात करें हम ऑक्सीटोसिन। तो ये तो हो गया हमारा एडीएच। अब लास्ट हार्मोन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो है ऑक्सीटोसिन। अब देखिए ऑक्सीटोसिन किस तरह से काम करता है, या ऑक्सीटोसिन कैसा क्या करेगा, देखते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन से ऑक्सीटोसिन। सर जी एडीएच का लेवल देखने के लिए कोई टेस्ट भी होता है क्या? किसका? एडीएच का लेवल देखने के लिए कोई टेस्ट होता है क्या? नहीं, देखो हार्मोनल थेरेपी से अपन कर सकते हैं, हार्मोनल थेरेपी होती है, हार्मोनल थेरेपी, ठीक है ना? ये हार्मोनल टेस्ट के नाम से नहीं, हार्मोनल थेरेपी की जाती है। थेरेपी का वैसे मतलब होता है देना, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे टेस्ट के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए ऑक्सीटोसिन। अब बात करें हम ऑक्सीटोसिन का, बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन से, मेल फीमेल दोनों में ही सिक्रीट होता है ये भी, लेकिन ज्यादातर इसका काम कहाँ है? फीमेल में। फीमेल में ज्यादातर इसका काम है, मेल में भी थोड़ा सा काम होगा। ऑक्सीटोसिन ऐसा नहीं है कि मेल में सिक्रीट नहीं होता है, मेल में भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर इसका काम होता है फीमेल, मेल फीमेल के लिए। तो फीमेल में ये क्या काम कर रहा है? ये काम करता है फीमेल के ग्लैंड पर एक्ट करेगा। कौन सी ग्लैंड पर एक्ट करेगा? पहले नंबर की जो ग्लैंड है वो है हमारी ब्रेस्ट, ठीक है ना? फीमेल में ब्रेस्ट को एक ग्लैंड की तरह जो है ट्रीट किया जाता है, ग्लैंड कहा जाता है ना, जैसे हम बोलते हैं मेमरी ग्लैंड, ठीक है? एनाटॉमी की लैंग्वेज में ब्रेस्ट को क्या बोलते हैं? मेमरी ग्लैंड। तो ग्लैंड वर्ड क्यों यूज कर रहा है? अब हमने बताया था ग्लैंड वर्ड का मतलब होता है जो कुछ बनाए और सिक्रीट करे। तो मेमरी ग्लैंड क्या मिल्क को बना रही है, वो सिक्रीट भी कर रही है फीडिंग के लिए बेबी के। तो इसलिए फीमेल के कहां पर एक्ट करेगा ऑक्सीटोसिन? ये करता है ब्रेस्ट पर काम, ठीक है ना? ब्रेस्ट पर काम करेगा, वो मिल्क के इजेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब मिल्क को निकालने में हेल्प करता है, मिल्क को निकालने में, मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना? पहला ये तो है डिलीवर्ड, यदि कोई वुमेन है, मतलब उसकी डिलीवरी हो चुकी है वुमेन की, ये तब की बात बता रहे हैं ना। फिर नॉन प्रेग्नेंट, अब है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन प्रेग्नेंट या मान लो किसी का बेबी नहीं है तो उसमें ये ऑक्सीटोसिन नहीं निकलेगा, उसमें भी निकलेगा, फिर यूट्रस पर एक्ट करता है। तो हमने पहला काम बताया, ये दो जगह काम कर रहा होता है, एक तो यूट्रस पर काम कर रहा होता है, दूसरा ये हार्मोन जो है वो मेमरी ग्लैंड पर काम कर रहा होता है। जैसे कि हमने यदि मेमरी ग्लैंड को बना है, मान लो ये मेमरी ग्लैंड है, ये ब्रेस्ट है, ठीक है ना, देन ये निप्पल है, ठीक है ना? निप्पल को जब हम अंदर से देखेंगे तो इस तरह से हमें यहाँ पर कई तरह की क्या दिखाई देते हैं, स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। लोब, इनको हम क्या देखते हैं? मिल्क, हमें यहाँ पर कई तरह के लोब दिखाई देते हैं, ब्रेस्ट में हम पढ़ा देंगे। और इन लोब के अंदर हमें छोटी छोटी सी डक्ट दिखाई देती है, ठीक है ना? इसके अंदर हमें छोटी छोटी सी डक्ट दिखाई देती है। डक्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि मिल्क को लेकर आ रही है कहां पर? निपल तक।
तो ये जो ऑक्सीटोसिन है इस डक्ट पर ही काम करता है, इस डक्ट को क्या कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। डक्ट में जब डक्ट है, मेमोरी जो डक्ट है ना, मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो डक्ट है जो कि मिल्क को लेकर आ रही है निपल तक, उस डक्ट के ऊपर काम करके डक्ट को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, डक्ट को सिकुड़ा देता है। क्यों सिकुड़ा देगा, क्यों सिकुड़ जाएगी डक्ट, ताकि मिल्क जब वो उसमें कॉन्स्ट्रिक्शंस आएंगे तब मिल्क जो है वो एक स्पीड के साथ क्या आ सके, बाहर आ सके, है ना, लैक्टेशंस के समय, ड्यूरिंग फीडिंग के समय। तो ये क्या काम कर रहा है ऑक्सीटोसिन, मिल्क के इजेक्शन में हेल्प कर रहा है। एक फिनोमेना भी होता है जिसको हम मिल्क इजेक्शन फिनोमेना बोलते हैं। मिल्क इजेक्शन फिनोमेना क्या है, थोड़ा सा वो भी सुन लीजिए, ठीक है ना। वो ऑक्सीटोसिन के कारण ही वो फिनोमेना हो पाता है। तो मिल्क इजेक्शन फिनोमेना, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स भी कहा जाता है इसको, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स बोल सकते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं, मिल्क इजेक्शन फिनोमेना बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं मिल्क ले डाउन फिनोमेना। मिल्क ले डाउन फिनोमेना के नाम से भी इसको जाना जाता है, मिल्क ले डाउन या फिर मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स या मिल्क इजेक्शन फिनोमेना। एक्चुअली अब देखिए मिल्क इजेक्शन फिनोमेना क्या है। फीमेल में यदि हम निपल की बात करें, निपल के चारों ओर का जो एरिया होता है, मान लो ये निपल है, मान लो ये ब्रेस्ट को जब हम सामने से देखेंगे ये ब्रेस्ट है, ये मान लो निपल है, ठीक है ना। निपल के आसपास के एरिया को, निपल के आसपास का जो पिंकिश कलर का जो एरिया होता है, डार्क पिंकिश कलर का जो एरिया होता है, इस एरिया को हम बोलते हैं एरियोला, एरियोला, ठीक है ना। इस पिंकिश कलर का जो एरिया है निपल के चारों ओर का, इस एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, एरियोला। इस एरियोला के पास कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिसे हम टच रिसेप्टर्स बोलते हैं। यहाँ पर हमें कई सारे क्या दिखाई देंगे, रिसेप्टर्स दिखाई देते हैं, ठीक है ना। कहाँ पर दिखाई देते हैं, ये एरियोला वाले जगह पर, निपल के आसपास वाली जगह पर कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इन रिसेप्टर्स का क्या नाम है, टच रिसेप्टर्स। अब ये टच रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, टच रिसेप्टर्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि टच के लिए क्या होते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं। अब जब जो बेबी होता है ना, जो कि फीडिंग कर रहा है, तो जैसे ही बेबी निपल को अपने माउथ में होल्ड करता है, ठीक है ना, जैसे ही बेबी इस निपल को माउथ में होल्ड करेगा तो क्या होंगे, ये टच रिसेप्टर्स हैं, वो क्या होंगे, बेबी के माउथ जैसे ही टच रिसेप्टर से टच होते हैं तो टच रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाते हैं। ये टच रिसेप्टर्स करते क्या है, ये मैसेज कहाँ भेज देते हैं, ये टच रिसेप्टर्स हैं, और रिसेप्टर्स हैं तो सीधी सी बात है ये ब्रेन से कहीं कनेक्ट होंगे, है ना, ब्रेन से कनेक्ट होंगे ना, तो ये टच रिसेप्टर्स मैसेज को, कौन से, टच वाले मैसेज को, टच वाले मैसेज को कहाँ भेज देते हैं, ये भेज देते हैं ब्रेन के पास। ब्रेन के पास कहाँ पर, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास क्या पहुंच जाता है, मैसेज पहुंच जाता है। अब जब पिट्यूटरी ग्लैंड के पास मैसेज पहुंच जाएगा तो अब क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या निकालना शुरू कर देगी, ऑक्सीटोसिन निकालना शुरू कर देगी। और ऑक्सीटोसिन जब निकलेगा तो क्या होगा, वो जो अंदर की अभी हमने डक्ट बताई, उस डक्ट को क्या कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, और मिल्क आसानी से निकल जाता है। तो ये फिनोमेना होता क्यों, क्योंकि जब छोटा सा बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी है, उसको जो है सक करना नहीं आता है ना, उसके फीडिंग के लिए ये फिनोमेना बनाया है नेचर ने, कि अभी अभी बच्चा हुआ है, ठीक है ना, तुरंत ही, तो अभी उसको सक करना थोड़ी ना आएगा, वो कैसे निपल को सक कर लेगा, अभी तो वो कुछ जानता ही नहीं है। फिर धीरे धीरे वो सक करना सीख जाता है। फर्स्ट फीडिंग जब मदर करती है, सुन लीजिए राधे श्याम जी, लेकिन जब फर्स्ट फीडिंग जब मदर करा रही होती है, जब बच्चा पहली बार फीडिंग करता है तब उसको सक करना नहीं आएगा, लेकिन सक करना नहीं आ रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि मिल्क निकलेगा नहीं। जैसे ही वो यहाँ पर टच करेगा, यदि हमने उसका माउथ निपल के पास लगाया, ऑटोमेटिकली जो है अपने आप ही मिल्क उसके माउथ में आने लग जाएगा, और जैसे ही मिल्क उसके माउथ में आने लग जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो सक करना भी सीख जाएगा। तो इस तरह से इस रिफ्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। ये तो रहा हमारा किसका, ब्रेस्ट के ऊपर काम। अब दूसरा काम इसका कहाँ होता है, यूट्रस पर होता है। अब यूट्रस पर क्या करता है ये, ड्यूरिंग क्वाइटस, यदि नॉन प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो नॉन प्रेग्नेंट लेडी में ये क्या करता है, ड्यूरिंग क्वाइटस, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, जब कोई जो है सेक्सुअल एक्ट लेडी कर रही होती है तो उस समय क्या होगा,
ये यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शंस बढ़ाता है, उसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लाएगा, यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शंस आते हैं। इसलिए ऑक्सीटोसिन को जो है लव हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है ना, कहा आप लोगों ने सुना होगा लव हार्मोन्स। एक्चुअली ये जो है क्वाइटस या एक्साइटमेंट की कंडीशन में भी निकलता है। तो एक्साइटमेंट की कंडीशन में हो क्या रहा है, एक्चुअली कॉन्ट्रेक्शंस बढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रेक्शंस बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शंस बढ़ने के बाद जो स्पर्म है फैसिलिटेट करता है। शेन मंसूरी जी प्लीज। तो क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रेक्शन बढ़ा क्यों रहा है, ताकि वो फैसिलिटेट कर रहा है, वो सुविधा दे रहा है कि यदि स्पर्म आ रहे हैं तो स्पर्म प्रॉपरली ऊपर की ओर बढ़ सकें, है ना। क्योंकि जो है फ्यूजन होता कहाँ है, फ्यूजन होता है फेलोपियन ट्यूब में, तो उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शंस क्यों आ रहा है, यूट्रस हो सके, वो आसानी से फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच सके। नॉन प्रेग्नेंट लेडी में ये काम करता है। देन अब बात करें प्रेग्नेंट लेडी। प्रेग्नेंट लेडी में भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है ड्यूरिंग लेबर, है ना। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट रहती है और जब उसका लेबर का टाइम आ जाता है, उसका डिलीवरी का टाइम आ जाता है, तब तो उस समय फिर से ऑक्सीटोसिन का जो है रिलीजिंग ऑक्सीटोसिन ज्यादा रिलीज होने लगता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीटोसिन कर क्या रहा है, कॉन्ट्रेक्शंस करा रहा है ना। अब ये कॉन्ट्रेक्शंस क्यों करा रहा है, ताकि जो बेबी है 9th मंथ का हो गया, उसकी डिलीवरी होना है, तो बेबी जो है वो नीचे की ओर पुश आउट हो सके। क्योंकि जब तक यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रेक्शंस नहीं आएंगे तो बेबी कैसे पुश आउट होगा, बेबी नीचे की ओर आ ही नहीं पाएगा ना। तो इसलिए क्या कर रहा है, ये नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करा रहा है, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा, अभी किसी का क्वेश्चन आया था ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस भी आते हैं, हाँ आते हैं। ये ऑक्सीटोसिन जो कि जिसे हम स्टेरॉइड्स भी बोलते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। प्लीज आप लोग म्यूट रखें। मनोज कुमार जी, मनोज कुमार चौकसे जी प्लीज म्यूट रखें अगर आवाज आपको आ रही हो तो। क्या कर रहा है ये प्रेग्नेंट लेडी में, ठीक है ना, कि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा रहा है। तो इसके इंजेक्शंस जो आप लोगों ने सुने होंगे, है ना, दर्द वाले इंजेक्शंस। जब प्रेग्नेंट लेडी को जब डिलीवरी का टाइम आ रहा होता है, तब उस समय जो है दर्द के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। एक्चुअली वो दर्द के इंजेक्शन नहीं होते, वो होता ऑक्सीटोसिन ही, ऑक्सीटोसिन ही लगाया जाता है। ये ऑक्सीटोसिन करवाता क्या है, ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस कराने लगता है ना, कि यूट्रस में जो है हलचल बढ़े। अब यूट्रस में हलचल बढ़ेगी तो क्या होगा, वो फीटस या जो बेबी है वो नीचे की ओर क्या होगा, पुश आउट होगा। नॉर्मल डिलीवरी के लिए कहते हैं ना कि डॉक्टर ने जो है, गायनेकोलॉजिस्ट ने अभी दर्द के इंजेक्शंस लगाए हैं, वो दर्द के इंजेक्शन नहीं है, वो ऑक्सीटोसिन है, वो सिर्फ यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शंस करा रहा है। अब यूट्रस में जब तेजी से कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो उस वजह से पेन आने लगते हैं, फीमेल को पेन लगने लगता है। एक्चुअली नॉर्मल डिलीवरी में भी यदि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, फुल टर्म हो गया है, अब यूट्रस में इस तरह से कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे तो वो पेन कॉज करता है। इसी को हम बोलते हैं कि जो है डिलीवरी का पेन है। वो डिलीवरी का पेन हो क्यों रहा है, यूट्रस पहले जो था बिल्कुल स्थिर था, क्योंकि उसको डिलीवरी नहीं करानी थी। अब 9th मंथ हो चुके हैं, बेबी पूरा फुल डेवलप हो चुका है, अब उसको बाहर आना है, तो यूट्रस क्या होने लगता है, इस तरह से हिलने लगता है, उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आने लगते हैं ताकि बेबी नीचे की ओर जो है सरक सके। और ये हो क्यों रहा है, ऑक्सीटोसिन के कारण हो रहा है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगता है, ठीक है ना। और वही दर्द के इंजेक्शन में भी हम ऑक्सीटोसिन लगाते हैं। तो ये काम करता है फीमेल में। मेल में क्या करता है, मेल में भी ये है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है ड्यूरिंग क्वाइटस, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, प्लेजर के लिए, है ना। मेल को एक प्लेजर की जो फीलिंग आ रही है, या फीमेल को भी प्लेजर की फीलिंग आती है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। बात समझ में आई? समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर, ऑक्सीटोसिन मेल में क्या, मेल में भी प्लेजर के समय ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट कुछ ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा ताकि मेल में प्लेजर की फीलिंग आए, और फीमेल में भी प्लेजर की फीलिंग का कारण ऑक्सीटोसिन ही होता है ना। क्योंकि मोटिलिटी बढ़ा रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ा रहा है, वो प्लेजर की फीलिंग आती है। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, मेल फीमेल में काम कर रहा है,
और हमारे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दोनों हार्मोन्स आज खत्म हो, ठीक है ना। बाकी की जो है बात अपन करेंगे। एक बार किसको? हेलो, जो अभी ये हाँ जी, बोलिए बोलिए सर, थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिए। ऑक्सीटोसिन। जी जी जी। किसको रिवाइज? किसको? ऑक्सीटोसिन को। जी देखिए, ऑक्सीटोसिन के दो जगह एक्शन है। एक तो है ब्रेस्ट में इसका एक्शन होता है। ब्रेस्ट में क्या करता है ऑक्सीटोसिन के? ब्रेस्ट में मिल्क को बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है ना। प्रेगनेंसी के बाद, जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद, क्योंकि अब मिल्क बन चुका है। मिल्क बाहर कब निकलेगा? जब उसके अंदर की जो डक्ट है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, वो क्या होगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, तो मिल्क तेजी के साथ बाहर निकलेगा। पहला काम तो ये कर रहा है। दूसरा काम क्या कर रहा है, ये यूट्रस पर एक्ट करता है। यूट्रस में भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है, मोटिलिटी बढ़ा देता है यूट्रस की, ठीक है ना। जैसे कि यदि हम नॉन प्रेग्नेंट लेडी की बात करें, ड्यूरिंग क्वाइटस, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, यूट्रस में जो है मोबिलिटी बढ़ जाती है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आने लगते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्शंस आ क्यों रहे हैं कि यदि स्पर्म आते हैं तो स्पर्म जो है वो कहाँ तक पहुंच सके, वो पहुंच सके फेलोपियन ट्यूब तक। ये तो रही नॉन प्रेग्नेंट लेडी की बात। अब बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में जब डिलीवरी होने वाली होती है, 9th मंथ पूरे हो जाते हैं, तब ये फिर से यूट्रस में क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शंस कराएगा। और ये कॉन्ट्रैक्शंस क्यों करा रहा है? ताकि जो बेबी बना है पूरा फुल टर्म हो चुका है, कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो बेबी नीचे की ओर पुश आउट होगा ताकि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके, ठीक है ना। फिर यदि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है तब डॉक्टर क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगा देते हैं। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगाएंगे तो क्या होगा, वही जो कि अभी पहले हो रहा था कि यूट्रस में क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ाएगा ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। इन्हीं को हम दर्द के इंजेक्शंस बोलते हैं। तो दर्द के इंजेक्शंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब यूट्रस में जो है उसकी मोबिलिटी बढ़ेगी, जब उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, तेजी से कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं तो दर्द भी क्रिएट होगा फिर, ठीक है ना। तो ये दो तरह से काम कहाँ कर रहा है, मेल में क्या कर रहा है, मेल में सिर्फ ये जो है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, ड्यूरिंग क्वाइटस, ये जो प्लेजर की जो फीलिंग आती है मेल के अंदर, वो प्लेजर की फीलिंग आ पाती है ऑक्सीटोसिन के कारण। इसलिए ऑक्सीटोसिन को जनरली नॉर्मल बोलचाल की भाषा में लव हार्मोन्स भी बोल देते हैं, है ना। लव हार्मोन्स होता है, वो यही होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है सर। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन अब मिलते हैं अपन मंडे। सर, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन आईवी में ही क्यों देते हैं? किसमें? आईवी फ्लूइड के साथ में देते हैं। हेलो स्टेरॉइड से एक्चुअली डायरेक्टली इसलिए नहीं दे रहा, स्टेरॉइड से डायरेक्ट हार्मोन की कोई अनुशासन ही नहीं है सर। कोई अनुशासन नहीं है, इसलिए हम क्लास बंद कर रहे हैं। मिलते हैं अब मंडे को। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू साहब। ओके।